सो गाइस, थंबनेल देखकर आपको इस बात का तो आइडिया हो चुका होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। सो गाइस, सामने से मुझे काफ़ी लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। 8 से 10 सालों के बाद एक हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में इतनी बोरियत क्यों हो जाती है, उनका जो बेडरूम है वो क्यों ठंडा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों के ऊपर बात होगी और ऑफ कोर्स सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पहले से ही बताना चाहूंगी कि ये वीडियो कंपैरिजन ऑफ माय अदर वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब जैसे क्वेश्चन उठता है कि 8 से 10 सालों के बाद हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में बोरियत क्यों आ जाती है, उनके जो बेडरूम होता है उसमें से गर्माहट क्यों खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये 8 से 10 साल बाद की सिचुएशन को समझने के लिए कि वो बेडरूम की गर्माहट कहाँ चली गई, हमें 8 से 10 साल पहले की सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि पहले ऐसे क्या रीजन थे जो बेडरूम हुआ करता था हस्बैंड एंड वाइफ का, वो हॉट नहीं हॉटेस्ट बेडरूम हुआ करता था। तो डियर, थोड़ा सा शुरुआत में चलते हैं। जब दो लोग शादीशुदा जिंदगी में एंट्री करते हैं तो उस वक्त उन दोनों में ही बहुत ज़्यादा जोश और जुनून भरा होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इनफैक्ट उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमसे ज़्यादा बढ़िया तो लव मेकिंग करना कोई जानता ही नहीं है। और वो नई नई चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश में रहते हैं। खुद को कामदेव और रति से कम नहीं समझ रहे होते। और क्योंकि हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि अगर एक बार शादी हो जाए तो दो लोग लीगलाइज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए कि भाई अब स्टैंप लग चुकी है, आपकी शादी हो चुकी है, अब आप खुलकर चीज़ों को कर सकते हो। शादी के बाद जब चीज़ों की शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण, एक दूसरे से संकोच होने के कारण वो कुछ बेसिक से चीज़ें ही कर रहे होते हैं जो साफ सुथरे एक्ट माने जाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल एक्ट होते हैं। उनके लिए तो वो चीज़ें भी नई होती हैं, वो किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं होते। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद जब ये लोग एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से डिमांड शुरू होती है। हस्बैंड मान लो अगर अपनी वाइफ को कहता है कि यार मेरे मन में कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वाइफ कहती है छी ऐसा सोचते हो तुम। और अगर मान लो दूसरी ओर अगर वाइफ के दिमाग में कुछ चल रहा है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहती है, तो हस्बैंड बोलता है मेरे से ना हो पाएगा भाई। अब यहाँ से क्या होता है, ना ना, छी छी, नो नो, शेम शेम, इन चीज़ों का दौर शुरू होता है। जो हस्बैंड होता है वो धीरे धीरे समझना शुरू करता है कि यार मुझे मेरी वाइफ से ये बातें नहीं करनी है। और जो वाइफ होती है वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू करती है, यार इन चीज़ों को तो अपने हस्बैंड को बोल ही नहीं सकती। अब क्या है कि शादी हो चुकी होती है, साथ में ही रहना होता है, तो क्या होता है वो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर मारना शुरू कर देते हैं, अपनी फैंटेसी को बताते ही नहीं है एक दूसरे को ताउम्र। और इसी तरह से कल्पन में जीते रहते हैं कि भाई रहना तो इसी के साथ ही है, जाना तो कहीं है नहीं, तो अपनी छवि को क्यों बिगाड़ा जाए बार बार डिमांड करके, जबकि पता है वो डिमांड पूरी होनी नहीं है। और धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर उन दोनों को ही ये चीज़ समझ में आ चुकी होती है और उनका जो माइंड है वो अच्छे से सेट हो चुका होता है कि अब हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी मैरिड लाइफ है, वो इसी थर्रे पे चलेगी। यही 10 तरह की चीज़ें होंगी, यही 10 तरह के पोज होंगी, यही 10 तरह की बातें होंगी और यही फिर जिंदगी भर रिपीट होता रहता है। घूम घूम कर इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया जा रहा होता है, जिसे कहते हैं रूटीन सेक्स। बेडरूम और बेडरूम में किए जाने वाले उनके वो 10-12 एक्ट फिक्स हो चुके होते हैं। जो शादी की जो शुरुआती 2-3 साल होते हैं उसमें एक नयापन तो होता ही है, बॉडी भी एकदम फिट होती है, तो क्या होता है वो इन गिनी चुनी चीज़ों के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के 5-6 साल निकलते हैं, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को कर करके वो इतना बोर हो चुके होते हैं कि ज़िंदगी उनकी एक रस्सी हो जाती है, नीरसता आने लग जाती है। और क्या होता है, धीरे धीरे जो उनका बेडरूम होता है वो ठंडा होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है अब ऐसे होना है, अब ऐसे होना है और फिर ऐसे होना है। तो उनके जो बेडरूम एक्ट्स होते हैं जो फिक्स कर लिए जाते हैं, वही 10-12 एक्ट, उनमें से भी 2-3 एक्ट ही होते हैं जो उनके मन में घर कर चुके होते हैं, उनको ही प्रायोरिटी पे रखते हैं। जो बाकी के वो 7-8 एक्ट होते हैं उनके लिए तो ये होता है कि चलो कभी मन कर गया या कभी ऐसा हुआ कि चलो एक्साइटेड है ज़्यादा तो ये भी ट्राई कर लिया। अदरवाइज उनकी जो बेडरूम लाइफ होती है वो उन्हीं 2-3 जो एक्ट होते हैं उन्हीं के आसपास घूमती रहती है। अब डियर, आप चाहे मटन खा रहे हो लेकिन रोज खा रहे हो, आप तब भी थकोगे। आप चाहे नमक रोटी खा रहे हो लेकिन रोज खा रहे हो, आप तब भी थकोगे। तो यही होता है, सेम चीज़ होती है कि जब लोग थकने लग जाते हैं तो वो चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। क्या ठीक है ना, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, ऐसी कौन सी आफत आ रही है, कर लेंगे। बहाने बनने शुरू हो जाते हैं कि आज बहुत थका हुआ, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। जो वाइफ होती है वो बोलना शुरू करती है, यार आज मेरे सर में बहुत दर्द है, बहुत काम किया, आज घर में बहुत ज़्यादा काम था तो बहुत थकी हुई, मैं घर की पूरी सफाई करी। तो ऐसे में क्या होता है, हस्बैंड भी बोल देता है कि ठीक है
कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी आता है माइंड में थॉट हस्बैंड के भी और माइंड में, क्या बड़ी अंडरस्टैंडिंग है मेरी पार्टनर, तो मैंने तो सिर्फ बहाना लगाया थकने का, लेकिन ये तो बहुत जल्दी एग्री हो गया, चलो ठीक है मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन आप एक बात सोचिए कि शुरुआती दिन थे तो मना करने पे हस्बैंड मानता था क्या? जबरदस्ती नहीं करता था, गुस्सा नहीं हो जाया करता था? आज मान रहा है बड़े प्यार से, बहुत लविंग हो गया है क्या? डियर, वो नीरस हो चुका है। हस्बैंड का अगर मूड है तो है, मूड नहीं है तो नहीं है। और सेम चीज वाइफ के साथ भी है। अगर हस्बैंड एक बार को मना कर दे कि यार मेरा मन नहीं है, तो वाइफ भी कहती है ठीक है, पलटी मारती है, दूसरी तरफ मुकर के सो जाती है। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था? अगर वाइफ का मन होता था तो वो आपको सोने देती थी? ना खुद सोती थी ना आपको सोने देती थी। चूड़ियां नहीं खनकाती रहती थी बार बार, गुदगुदी नहीं लगाती रहती थी, ये नहीं बोलती थी कि चलो ठीक है मत करो, लेकिन कम से कम बात तो करो। बात करने के बहाने से वो आपका मूड बनाने की कोशिश नहीं करती थी। तो तब में और अब में यही एक फर्क है कि पहले अगर चाहे मूड हो या ना हो, लेकिन मूड को बनाने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन आज उस मूड की रिस्पेक्ट की जा रही होती है कि भाई मेरे हस्बैंड का मूड नहीं है, मेरी वाइफ का मूड नहीं है। तो एक्चुअल में क्या मूड की रिस्पेक्ट की जा रही है या फिर मूड की रिस्पेक्ट की आड़ में चीजों को अवॉइड किया जा रहा है? तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है हस्बैंड एंड वाइफ की ज़िंदगी में। और लोग अगर इसे नहीं समझते हैं और इन चीज़ों को कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में नीरसता हावी होने लग जाती है। और होते होते 10 साल बाद ये आलम आ जाता है कि जब वो दो लोग चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मजबूरी में कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं छेल रहे होते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, यार हस्बैंड वाइफ हैं और 15 दिन में ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो वो करना है इसलिए कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात और है, जब दोनों लोगों में चीज़ें होना शुरू होती हैं तो जो मिड एज तक पहुँचते पहुँचते जो सेंसेशन होता है, बच्चा कुचा सेंसेशन जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, वो थोड़ा सा अपना काम करना शुरू करता है और एंड तक आते आते चीज़ें जो होती हैं वो मृत रूप में बाहर निकलती हैं। लेकिन शुरू में तो वो एक दूसरे को झेल ही रहे होते हैं, बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं और वो जानते हैं इस चीज़ को, महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं। फिर क्या होता है, जब 10-12 साल उनके रिलेशन को हो जाते हैं तो आपस में गैप बनने लग जाता है और उनका जो बेडरूम होता है वो एक 1-1.5 महीने में जाके गर्म होता है। और मज़े की बात यह है कि किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, कोई पहल कर ही नहीं रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक दूसरे से पूछा जाए या इसके लिए पहल की जाए, कोई पहल करके राजी नहीं है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ नीरस हुआ पड़ा है, अपनी वाइफ को देखकर उसके अंदर कोई करंट ही नहीं आता और वो चीज़ों को परफॉर्म करना चाहता ही नहीं है, क्या वो जब घर से बाहर निकलता है तो किसी दूसरी फीमेल को देख के उत्तेजित होता नहीं होगा? उसे देख के उसके अंदर अरमान नहीं जागते होंगे? या उसका मन बिल्कुल भी किसी के साथ करने के लिए, किसी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए है ही नहीं? जिस हस्बैंड की इच्छा अपनी वाइफ के साथ नहीं हो रही, क्या किसी और लेडी को देखकर भी उसकी इच्छा नहीं होती? सेम चीज वाइफ के साथ है, क्या किसी और मेल को देखकर वो सेक्सुअली अराउज नहीं होती है? क्या किसी और के साथ वो हम बिस्तर होना नहीं चाहती है? घर में तो वो एक दूसरे को देखकर अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, और होते भी हैं तो एक मजबूरी का सौदा लगता है, लेकिन बाहर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते फिरते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों होता है ऐसा? अगर बात जिस्म की है तो एक जिस्म जो उसके साथ ही है पूरे दिन रात, उसको देखकर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना करंट आ रहा है, लेकिन बाहर वो अगर किसी फीमेल या फीमेल अगर किसी मेल को देख ले तो उसके साथ, तो उसको देख के उसके मन में हलचल मची हुई है, दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार इसको कैसे हासिल किया जाए, इसको बेड तक कैसे लाया जाए। तो क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है? कभी सोचा है कि क्या रीजन है इसके पीछे? अभी बताती हूँ। फिर अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अब नीरस हो चुके हैं, अब आप ऊब चुके हैं। और इस नीरसता का जिम्मेदार कौन है? खैर चलो, जिम्मेदार कोई भी हो, अब चीज़ें तो बिगड़ चुकी हैं, अब इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये जो पोर्शन है इसे ध्यान से सुनिएगा। सेक्स की अपील शुरू कहाँ से होती है? सेक्स की अपील शुरू होती है जिस्म से, बॉडी से। फिगर कैसा है, कैसे दिखते हैं आप, ये फर्स्ट अपील होती है सेक्स की। दोनों के साथ है, चाहे मेल हो या फीमेल, वो अगर अट्रैक्ट होते हैं तो सामने वाले के अपीयरेंस से अट्रैक्ट होते हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, उसका फिगर कैसे मेंटेन है। तो आज जो फीमेल शादी के 5 से 6 साल के बाद चादर की तरह फैल चुकी है, उनको चाहिए कि वो अपने आप को जितना दूर तक हो सके समेटने की कोशिश करे, एक फीमेल की अट्रैक्टिव जिस्म बनने की कोशिश करे, आटे की बोरी ना बनकर रहें। शुरुआत में तो दोनों बहुत ध्यान देते थे अपने ऊपर,
जो हस्बैंड होता था वो भी अगर शेव बढ़ी हुई है तो रात में ही जाके शेव कर लिया करता था, लेकिन अब 10 दिन की खेती उगाकर चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। चीज़ों को परफॉर्म करने से पहले रेडी हुआ करते थे, अब स्पेशली कोई रेडी होता ही नहीं है। फीमेल भी हमेशा इसी चीज़ को ध्यान रखती थी कि यार मेरी बॉडी पे कोई अनवांटेड हेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो कभी भी मूड बन जाता है, तो मुझे अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। जैसे ही वक्त निकलता रहता है धीरे धीरे रेत की तरह खिसकता रहता है, जो लेडीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लेजी हो जाती है कि चल ठीक है ना यार, मुझे कौन सा दूसरी शादी करनी है, कोई बात नहीं, चलता है। मैक्सिमम मर्दों को शिकायत रहती है कि यार 2-3 बच्चे होने के बाद अब जो जेनिटल हैं वो थोड़ा सा लूज हो गए हैं, तो वो एक इंटरेस्ट नहीं रहता, वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो अगर ऐसा है तो कैगल एक्सरसाइज किस लिए है, वो कौन करेगा? मोटिवेट किया अपनी वाइफ को ये चीज़ों को करने के लिए? अगली जब शादी करके आई थी तो बिल्कुल लड़की जैसी थी, जब वो शादी करके आया तो बिल्कुल छरहरा था, लेकिन आज दोनों के ही पेट निकले हुए हैं। शुरुआती दिनों में जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने में लगा रहता था, क्योंकि उसके लिए वो नई थी और वो उसको खुश करने में लगा रहता था, उसके लिए अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता था। लेकिन आज दोनों का ही इन चीज़ों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, बस दोनों ही इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे और आप अब पहले जैसी नहीं रही। तो डियर, जब वो वाइफ आपके लिए बेचैन रहा करती थी, आपके पास बार बार क्लोज आने की कोशिश किया करती थी, और जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ के लिए बेचैन रहा करता था, तब आप कैसे दिखते थे? तो क्या आप अब वैसे हो? तो जब आप वैसे नहीं रहे तो चीज़ें वैसी कैसे होंगी? घर वगैरह मेंटेन कीजिए, ब्यूटी हेल्थ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा से अपने आप को जवान बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, लड़कपन में थोड़ा सा जाइए ताकि आपकी बॉडी में से एक अट्रैक्शन पैदा हो। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो जो हस्बैंड जिसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, वो अगर किसी फीमेल से अट्रैक्ट हो रहा है तो वो किसी ऐसी लेडी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा जो कि बहुत भद्दी सी दिखती है, एक वो गंदी सी और पुरानी सी नाइटी पहने हुई है और अजीब से बाल बनाए हुए हैं और वो उसे देख के बोल रहा है वाओ क्या चीज़ है। वो उसी लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा जिसने अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखा हुआ है, जो दिखने में थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करे हुए और सुंदर लगती है। सेम चीज़ फीमेल के साथ है, अगर वो फीमेल किसी गैर मर्द से अट्रैक्ट हो रही है तो वो ऐसी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, ऐसे ही मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी जो वेल ग्रूम्ड होगा, एक अच्छी पर्सनालिटी कैरी करता होगा। कोई भी हो, चाहे वो मेल या फीमेल, अगर बाहर का रुख करते हैं तो वो कूड़ेदान में मुंह मारने कोई नहीं जाता। ऐसा ड्रेसिंग सेंस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वही 10-12 साल पुराना जो फैशन है उसे ही घसीट रहे हो आज तक कि भैया हमारे तो ट्रेंड में यही चलता था और हम इसे ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे में तो जो ओल्ड फैशन हस्बैंड होते हैं उनकी जो अगर बीवी हैं वो तो उन्हीं मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होगी ना जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होंगे और अपने आप को टिप टॉप को बनाकर रखेंगे, ट्रेंड फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर फैशनेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की ही टी शर्ट लटका लो, मतलब आपका जो लुक है उसमें डिसेंसी होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की पर्सनालिटी कैरी करते हैं, इस तरह से उनका फिटनेस लेवल होता है जो उन्होंने मेंटेन किया होता है, वो 40 से अबव की एज में भी अगर 25 से 30 साल का जो कोई ड्रेसिंग सेंस होता है उसको अगर कॉपी करे, उसे कैरी करे तो उसमें भी वो गजब ढाते हैं। आपको अपने ही सराउंडिंग में ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी एज को मात दी हुई है, लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्फ मोटिवेटेड हो चीज़ों को करने के लिए। हर किसी का अपना अपना एक फिटनेस लेवल होता है, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो वही अपनी चॉइस है कि आप किस लेवल पे अपनी फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है कि अपनी हेल्थ अपनी बॉडी के हिसाब से एज पर योर फिटनेस आप अपने ड्रेसेस का, अपने आउटफिट का चयन करें। इस तरह के कपड़े पहने जो कि फैशनेबल हो और साथ ही साथ आपकी बॉडी और आपकी फिटनेस को सूट भी करें, आप डिसेंट लगे, भद्दे ना लगे। शुरुआत के दिनों में जो काम किया करते थे वो काम दोबारा करना शुरू कीजिए। कैंडल लाइट डिनर, बेडरूम को डेकोरेट करना शुरू कीजिए, एक माहौल तैयार कीजिए। अगर वक्त के साथ चीज़ें भूल चुके हैं तो आपको ये देखना है वो आदमी जिसकी नई नई शादी हुई है वो क्या कर रहा है, किस तरह का गिफ्ट लेकर जा रहा है, किस तरह के एक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ज़िंदगी भर आपने अपने बच्चों के लिए अपने आप को झोंका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं अगर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ तो उनके सामने मैं 24 घंटे साधु बन के बैठा रहूँ। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि वो भी अपनी शादी के 10 सालों के बाद साधु बन के बैठ जाएं? झिझक, ये तड़प, ये बेचैनी जो आप झेल रहे हैं अपने बच्चों को गिफ्ट में देना चाहते हैं क्या, या हेरिडिटी चलाना चाहते हैं? ये कोई बाल झड़ने की बीमारी थोड़ी ना है कि मेरे फोर फादर को हुई, मेरे ग्रैंड फादर को हुई, मुझे हुई और अब मेरे बेटे को हुई और उसके बेटे को भी होगी। ऐसा तो नहीं है ना। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, दादाजी छुपके से कमरे में जाया करते थे, बस किसी को पता भी नहीं लगता था और बच्चे हो जाया करते थे। हमारे जो फादर थे वो साथ ही सोया करते थे, तो चीज़ें थोड़ा सा ओपन हुई। लेकिन अभी जो बारी है वो आपकी बारी है।
आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि उसकी ज़िंदगी कैसी रहे। तो जो आप चाहते हो कि वो आगे आने वाले टाइम में ये करे, तो वो आपको आज से ही करना होगा ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। और डियर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जो बच्चे हैं वो 12 साल के हैं या 22 साल के हैं। चीज़ें धीरे धीरे करना शुरू करें, एकदम से नहीं। जैसा कि 45 से 50 साल का जो आदमी है, वो अगर मान लो कि अपने बालों को अचानक से डाई वाई करके आ जाए, पैरों में स्पोर्ट शूज़ पहन ले, और वो पेट ऐसा निकला हुआ और उसके ऊपर छोटी सी टी शर्ट अपने बच्चे की लटका ले, और अपनी वाइफ को आकर बोले कि जानू मैं आज कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। ऐसे में क्या होगा, वो आदमी अपने बच्चों के सामने हंसी का पात्र बनेगा। एक बच्चा उस दीवार के कोने में जाके हंस रहा होगा तो दूसरा वहाँ जाके हंस रहा होगा कि यार मेरे पापा का तो आज पता नहीं क्या हो गया, सठिया गए हैं। तो ऐसे नहीं करना है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उन्हें एक्सेप्टेंस मोड पे लाना है। इनफैक्ट उनके ऊपर चीज़ों को थोपना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हारे वजह से रुक रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी भाग दौड़ में कभी एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिला कि यार उसका बर्थडे मना लूँ या हमारी एनिवर्सरी आ रही है उसे सेलिब्रेट कर लूँ। तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें साथ में, इमोशनली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि हम तुम्हारे लिए अपनी आधी ज़िंदगी हमने निकाल दी और अपने बारे में हमने सोचा ही नहीं। तो जो आपने अभी तक नहीं किया, देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में अगर ये चीज़ें साथ के साथ रखते तो बच्चे आदी होते हैं इन चीज़ों को देखने के। लेकिन अगर आप इतना टाइम गैप के बाद ये सब चीज़ें करोगे और बच्चों की नज़रों में नहीं है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे करते 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 बच्चे एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएंगे और बच्चों को भी लगेगा कि नहीं, हमारा बाप कुछ सोच रहा है हमारी माँ के लिए, या ठीक है हमारी माँ भी थोड़ा सा चीज़ें कर रही है। तो वो खुद आपको बोलेंगे नहीं पापा ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ फिटनेस पे ध्यान देना है, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है। दूसरा ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना है। इस तरह के कपड़ों की सिलेक्शन करनी है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस करे। तीसरा एक माहौल क्रिएट करना है, अपने बच्चों को माइंड सेट करना है ताकि उनको कुछ अटपटा ना लगे। धीरे धीरे चीज़ों को वो भी एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाएं। अब है नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये कि आपको अपनी उन फैंटेसीज को जो दबी कुचली रह गई उस टाइम में, आपके शुरुआती टाइम में जो दबी कुचली रह गई, उनको निकालने का टाइम आ गया है। अब आप दोनों को भी एक दूसरे से खुलना पड़ेगा और एक दूसरे से बैठकर बात करनी पड़ेगी कि देख लाइफ बोरिंग होती जा रही है, एक रस्सी हो गई है, नीरसपन आ चुका है, अब कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ज़िंदगी में एक्साइटमेंट पैदा हो और कुछ नई चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। अपनी जो फैंटेसीज है जो दबी कुचली रह गई है उन्हें निकालना शुरू करो, उन्हें एक दूसरे से शेयर करना शुरू करो। हो सकता है शुरुआत में हिचक हो, बोलने में करने में झिझक हो, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे आपने एक ट्राई किया, देन दूसरा ट्राई किया, देन तीसरा ट्राई किया, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा और आप उस लेवल पर चीज़ों को परफॉर्म करने लग जाएंगे कि पहले आप 4 चीज़ों के लिए मना करते थे, अब 40 चीज़ें निकल कर बाहर आ रही होंगी और आप उसे भी कर रहे होंगे। शुरुआत में देखो हो सकता है कि नाटकबाजी हो, दोनों में से कोई एक नाटकबाजी करे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और चीज़ें निकल कर बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और चीज़ों को परफॉर्म करो तो ऐसे करो कि आपको 4 चीज़ें और नई निकल कर बाहर आएँ। जब आप इन नई चीज़ों को ट्राई करना शुरू करोगे और धीरे धीरे अपनी फैंटेसी को जीना शुरू करोगे तो डियर इतने एक्ट्स होते हैं इसमें कि आपको अपनी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी लेकिन एक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे। अब चीज़ों को और ज़्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए आप रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हस्बैंड वाइफ की लाइफ में। जो कपल रोल प्ले नहीं करते वो एक ना एक दिन मर जाते हैं। प्ले को करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रोल प्ले होता क्या है। अगर आपका हस्बैंड आपको किसी और फीमेल के रूप में देखना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो उसके लिए मरा जा रहा है। वो अपनी एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने का एक जरिया है, एक तरीका है, एक नयापन लाने का, चीज़ों में एक नई एक्साइटमेंट पैदा करने का एक तरीका है। फीमेल कोई भी हो सकती है, फिल्म एक्ट्रेस भी हो सकती है भाई, जरूरी नहीं आपकी पड़ोसन ही हो कि आपको देखकर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस तो हो सकती है ना। इसी तरह से अगर आप सलमान खान को देखना चाहते हैं तो अपने हस्बैंड को बोलिए कि आपको सलमान खान की तरह आप एटीट्यूड कीजिए और उस तरह से आइए आप सामने, उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह का एटीट्यूड, उसी तरह की ड्रेसिंग सेंस। तो ये सारी चीज़ें होती है एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए। तो आप फील करेंगे कि हाँ मेरे सामने जो है, मेरा जो हस्बैंड है, ही इज़ लाइक अ सलमान खान। तो ये चीज़ें होती हैं एंटरटेन करने के लिए, होती है एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाने के लिए होती है। एग्जाम्पल चीज़ों को और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत ही फेमस एक टीवी सीरियल था भाभी जी घर पे है, जिसमें जो गोरी मैम होती है, अनीता, हाँ अनीता ही नाम से जो गोरी मैम होती है, वो अपने हस्बैंड जो होता है विभू, उसको बोलती है आज विभू डाकिया बनकर आएगा, आज विभू जो बनकर आएगा वो पुलिस वाला बनकर आएगा, आज जो विभू है वो दूध वाला बनकर आएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रोल प्ले ही तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी डाकिया के साथ, किसी डाकू के साथ थोड़ी ना चीज़ों को परफॉर्म करना चाहती है। तो यहाँ पर तो आप किसी को भी अपना रोल प्ले बना सकते हो, किसी को भी।
आपका पसंदीदा एक्टर सलमान खान है, आप उसको इमेजिन में लेकर अपने हस्बैंड को बोल करके उसी तरह एक्ट करे, चीज़ें करे, आप नयापन अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हो और ये आपके एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएगा, राइट। तो डियर, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया ये सारी बातें उनके लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी थकी हुई ज़िंदगी से बोर हो चुके हैं, वो रफ्तार चाहते हैं, अपनी मुरझाई हुई ज़िंदगी को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में तड़का लगाना चाहते हैं, स्पाइस अप करना चाहते हैं, उसे बूस्टअप करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बातें होती है, तो लाइफस्टाइल वाले लोगों को कैसे भूल सकते हैं। अब जरा लाइफस्टाइल वाले लोगों की बातें कर लेते हैं। मैक्सिमम आबादी जो लाइफस्टाइल को फॉलो करती है वो 35 से 55 साल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इन लोगों ने अपने आप को किसी बाउंड्री में, किसी दायरे में अपने आप को नहीं रखा हुआ। नॉर्मल लोग रोल प्ले करते हैं, ये लोग रियल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ कि नॉर्मल कपल जो होता है वो 10 साल के बाद आपस में अपनी बॉन्डिंग को खोना शुरू करता है, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल कपल जो होते हैं ये 10 साल के बाद उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो और मजबूत होना शुरू होती है। नॉर्मल कपल जो होते हैं, जो एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं, 10 साल के बाद भी पति पत्नी ही बनकर रहते हैं और पति पत्नी की ही जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल कपल होते हैं ये लोग पति पत्नी की जिंदगी जीने के बाद अच्छे दोस्त में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोज फ्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जनरली क्या देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ कहने को तो हस्बैंड वाइफ होते हैं और दुनिया का सबसे क्लोजेस्ट रिश्ता माना जाता है हस्बैंड वाइफ को, लेकिन जिंदगी भर वो एक दूसरे से नजरें छुपाते रहते हैं और चीज़ों को दबाते रहते हैं और शेयर नहीं करते। और जहाँ शेयर करने की बात होती है, अपनी फैंटेसी और अपनी मन की बातों को शेयर करने की बात आती है, तो वो किसी बाहरी दोस्त को ढूंढना शुरू करते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं। खासकर मैक्सिमम लोग इंटरनेट पर जाते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हैं और वहाँ पर अपनी भड़ास निकालना शुरू करते हैं। आइडेंटिटी भी छुपी रहती है, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल कपल हैं इनके साथ ये चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि इतने क्लोज फ्रेंड बन चुके होते हैं कि अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के मोहताज नहीं होते, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि यार मुझे कोई दोस्त बनाना पड़ेगा और उसे मुझे अपने मन की बातें, अपनी भड़ास निकालनी पड़ेगी। वो एक दूसरे को ही सब चीज़ें बता रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। कौन सी पत्नी पतिव्रता है और कौन सा पति जो है वो पत्नी व्रता है, इनके सतीत्व को जांचने के लिए वो सेक्स को पैरामीटर नहीं रखते। यहाँ पे क्या मेंटालिटी होती है, मेरे हस्बैंड को ये कपड़ा पसंद है, मेरा हस्बैंड ये कपड़ा पहनेगा, मेरे हस्बैंड को ये लड़की पसंद है, मेरा हस्बैंड इस लड़की के साथ जाएगा। मेरी अभी तक जितनी भी लाइफस्टाइल कपल से बात हुई है, जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया है, तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व करी है कि उनके आपस में जो बॉन्ड होता है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तोड़ने से भी नहीं टूटती। इनफैक्ट उनकी लाइफ में क्या होता है कि 10 साल के बाद नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी एक थर्रे पे चल रही होती है और मुरझाई हुई सी होती है, कुछ नया नहीं होता करने के, और एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन लाइफस्टाइल जो कपल्स हैं इनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इनकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होता है और वो बहुत इंजॉय करते हैं, एक्साइटेड भरे रहते हैं। मतलब कि उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं होती कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है और अब ये करना है। यहाँ पे आप ये मत समझना कि मैं इन लोगों की पैरवी कर रही हूँ, मैं इन लोगों की पैरवी नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप भी इनको फॉलो करें, जिसका जैसा माइंडसेट वो उस तरीके से चीज़ों को करे। वैसे भी मेरा जो कंटेंट है, जो लाइफस्टाइल के ऊपर मैं इस अपने चैनल पर बात करती हूँ, ये 6 महीने पहले ही मैंने शुरुआत की है। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो 10-10, 15-15 साल हो गए हैं। तब तो मेरा कुछ अता पता भी नहीं था, मेरे तो इमेजिनेशन में भी नहीं था कि मैं इस लाइफस्टाइल के ऊपर कभी वीडियो भी बनाऊंगी। मैं इस लाइफस्टाइल के नाम से ही अनभिज्ञता की शिकार थी, मुझे नहीं पता था कि लाइफस्टाइल नाम की कोई चीज़ भी होती है। ये चीज़ें होने के लिए जो इसके लिए बने हैं, वो क्या है ना, जो रियल में लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं वो लोग कभी खुलकर सामने नहीं आते, अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखाते। लेकिन यहाँ मैं, रेया मल्होत्रा, इन चीज़ों के ऊपर खुलकर बात कर रही है और अपनी रियल आइडेंटिटी के सामने, आपके सामने सारी चीज़ों को प्रेजेंट करती है, तो लोगों को यही लगता है ये जो लाइफस्टाइल कपल्स हैं ना सारे मेरे घर के ही सदस्य हैं। खैर, जिसको जो समझना है समझते रहे, बस मैं तो यही चाहूँगी कि खुश रहें, एंजॉय करें और मस्त रहें। वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।